दिया गया एड्रेस पे मुझे जाना होगा पहले। जल्दी जल्दी भागते भागते रिधिमा जाने लग जाती है। ओ महारानी जी, कहाँ निकल गई हो काली बनके? रिधिमा चली गई और अपनी सास के सवालों का उसने जवाब भी नहीं दिया। अच्छा, मेरे साथ चालाकी करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही है? कल की छोकरियां परसों ही आई है और ज्यादा कुछ उछल रही है। आने दो रवि को आज रात, फिर बताती हूँ उस नागिन की करतूतों के बारे में। और उधर रिधिमा एक बड़ी सी हवेली के पास पहुंच जाती है। रिधिमा घर के अंदर आते ही बेसमेंट में जाने लग जाती है। वो जो देखते उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वहां पे एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। रिधिमा उस बूढ़ी अम्मा के पास जाने लग जाती है। अरे निर्मला आंटी, आपकी ये हालत और आपने मुझे कॉल करके क्यों बुलाया? यहाँ पे बेसमेंट में हो आप? आखिर किसने किया और आप यहाँ पे क्यों हो? रिधिमा बेटा, तुम ठीक टाइम पे आ गई। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। पर अनुपमा आंटी, अभी तो सब कुछ ठीक था, अचानक से ऐसा कैसे? इसका मतलब जब रवि की डेथ होने के बाद ही सब हुआ है? हाँ, लगता है तुम्हें शायद पता नहीं है तुम्हारी ननंद के बारे में। तुम्हारी ननंद नहीं, रवि को मेरे आंखों के सामने मार डाला है। पर अनुपमा आंटी, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? दीप्ति ऐसा किया, लेकिन उसने तो हमें बताया कि उसके पति की किसी बीमारी के कारण डेथ हो गई है। कर सकती है वो, तुम्हारी ननद सब कर सकती है। ये हाल में नहीं, बस 5 महीने पहले से की बात ही है ये। वो दोनों रोज लड़ते थे और बस लड़ाई इसी बात में होती थी कि दीप्ति, बस बहुत होगा। मेरी सारी सैलरी तुम्हारी कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, ये वो मेकअप, लिपस्टिक ये सब में खर्च हो जाते। देखो, मैंने अभी तक 1 साल तक मेरे टी-शर्ट तक नहीं खरीदा है और तुम अपने फालतू की चीजें मुझे छोटे कपड़े पहन के बाहर घूमती हो। बस बस संदीप, बस। और कितना लड़ाई करोगे मुझसे? बस 1-2 मेकअप और कुछ ड्रेसेस के लिए? हाँ बस, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक अब। बस दीप्ति से और बर्दाश्त नहीं हुआ था और उसने वहीं पर ही रखा हुआ एक चाकू उठाया और फिर दीप्ति ने संदीप के पेट में चाकू घोंप दिया। उसे देख के मैं बहुत हैरान हो गई। फिर पता नहीं, वो एक रात थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। पता नहीं उस दीप्ति ने मेरे बेटे को एक ट्रक में डाल के पता नहीं कहाँ ठिकाने लगा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपको तो गवाह थे, आपको तो पुलिस के पास जाना था ना। आप फिर इस बेसमेंट में क्यों बंद हो? मैं यहाँ पे क्यों बंद हूँ, बताती हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ। तुम ये सब कर सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। और तुमने कहा मेरे बेटे को ठिकाने लगा, ये सब तुम्हें बताना होगा। अरे बुढ़ी, तू क्या मेरा क्या बिगाड़ सकती है? तू अब से इसी घर में बंद होएगी। फिर देखते ही देखते दीप्ति ने मुझे बेसमेंट में धक्का दे दिया। काश मेरा घर बिखरा नहीं होता तो मैं अकेले नहीं होती। पर निर्मला आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप 5 महीने बाद मुझे बुला रहे, आप उससे पहले तो बुला सकते थे ना। और ये सब समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मजबूर थी मैं, बहुत ज्यादा मजबूर थी मैं उस वक्त। ए बुढ़ी, अब से तुम यहीं पड़ी रही। अगर तूने किसी को बताया फिर थोड़ी सी भी चालाकी तो देख लेना क्या होगा। तुम्हारे बेटे का हाल तो याद ही होगा तुम्हें। हाँ,
उस दीप्ति ने मुझे इतनी जोर से बेसमेंट में धक्का दिया कि मेरे पैरों की हड्डी टूट गई। फिर ऐसे 5 महीने बीत गए और फिर भगवान ने मेरी आखिर में सुन ली। फिर एक दिन जब दीप्ति मुझे बेसमेंट से देखने के बाद जैसे ही उसका फोन गिर जाता है, ये मौका मुझे एक बार ही मिला था। जैसे ही तृप्ति गई मैंने तुरंत उसका फोन लेके तुम्हें कॉल कर दिया। उसके बाद का तो तुम जानती ही हो। नहीं निर्मला आंटी, अगर आप इसे चुप बैठेंगे तो आपके बेटे को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। इस तृप्ति को तो जेल भिजवा के ही रहूंगी मैं। नहीं नहीं, ऐसा तुम कुछ मत करना, नहीं तो अगर तृप्ति को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगी। अब जाओ जल्दी यहाँ से रिधिमा, ये तो तृप्ति अगर आ गई तो तुम्हें भी साथ ही इसी काल कोठरी में बंद कर देगी। नहीं निर्मला आंटी, मैं आपको एक प्लान बताती हूँ, जैसा मैं कहती हूँ आप बस वैसे ही करना। फिर तृप्ति को सारी सबूत अपने मुंह से बोलेगी वो।